को लेकर, जिसे हम कहते हैं हिंदी में आपदा प्रबंधन। इस विषय वस्तु को लेकर आज से हम अपनी क्लासेस रेगुलर बेसिस पे स्टार्ट करेंगे। टाइमिंग आपकी यही रहेगी 2 बजे से लेकर 3:30 बजे तक। यूपीपीसीएस के एग्जाम के साथ साथ इसे आईएएस के एग्जाम को भी टारगेट करके पढ़ाया जाएगा। देखा जाए तो आपके जो सिलेबस है, जो यूपीपीसीएस का आप निकाल लीजिए या फिर आईएएस का आप निकाल लो, वहाँ पे जो सिलेबस आपका कहता है वो ज़्यादा कुछ नहीं, सिर्फ एक लाइन कह के वो सिर्फ एक लाइन सिलेबस में आपको एक ही लाइन वहाँ पे बोली गई है, आपदा एवं आपदा प्रबंधन। अब इस लाइन को अगर हम देखें तो यहाँ पर कुछ पढ़ने को नहीं है, लेकिन इन वर्ड में ही आपके पूरे सिलेबस का एक सार छिपा हुआ है। तो यहाँ पर देखेंगे किस तरीके से आज आपदा प्रबंधन की विषय वस्तु क्या है और इसको किस तरीके से हमारी क्लासेस स्टार्ट होने वाली हैं। रेगुलर बेसिस पे आपको किस तरीके से ज्वाइन करना है और कितना इसे पढ़ना है। ज़्यादा लंबी रिसोर्सेज नहीं है, ज़्यादा कुछ पढ़ने की ज़रूरत भी नहीं है। जितनी भी प्रॉब्लमेटिक स्थितियां हैं सिर्फ हमें वो डिजास्टर मैनेजमेंट के अंतर्गत हमें एक एक करके स्टडी करनी है। तो क्या क्या यहाँ पे विशेष रहेगा, उन्हीं टॉपिक्स को हम यहाँ पर पढ़ने वाले हैं। सबसे पहले देखिए इसके सिलेबस को, जो कि आपदा एवं आपदा प्रबंधन के दृष्टिकोण से है, इसमें क्या क्या बातें हैं उनको हम थोड़ा सा विश्लेषण कर लेते हैं। पूरे लेक्चर सीरीज में आपको कौन कौन से टॉपिक पढ़ने हैं वो आपको पता होना चाहिए, क्योंकि सिलेबस में सिर्फ एक लाइन आपदा एवं आपदा प्रबंधन लिखी हुई है। इसलिए यह समझ लेना जरूरी है कि इस आपदा एवं आपदा प्रबंधन में पढ़ना क्या क्या है। जब आप आपदा प्रबंधन की बुक्स जो कि प्रेफर करेंगे कहीं ना कहीं खरीदने की बात करते हैं, तो एक बुक आपको यहाँ पर आती है माजिद हुसैन जी की। उसमें आप देख सकते हैं आपदा प्रबंधन की विषय वस्तु को थोड़ा सा डिफाइन अप किया गया है। या फिर एक सविंदर सिंह की जी की बुक आती है, लेकिन ये दोनों ही बुक जो है काफ़ी डिटेल से लिखी गई हैं, काफ़ी मोटी बुक हैं। देखा जाए इंपॉर्टेंस के दृष्टिकोण से कितना आता है आपदा प्रबंधन, तो आपको मुश्किल से एक प्रश्न या बहुत ज़्यादा अगर कभी किसी साल पूछ लिया गया तो 2 प्रश्न, इससे ज़्यादा आता नहीं है। 1 या 2 प्रश्न पढ़ने के लिए यहाँ पर बहुत ज़्यादा डिटेल से भी पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन हाँ किसी पहलू को छोड़ना भी नहीं है। तो इन बुक्स को अगर आप देखेंगे तो एक मोटे मोटे तौर पे हम 4 से 5 लाइनें में पूरे आपदा प्रबंधन की एक विषय वस्तु को देखते हैं, जिसमें सबसे पहली चीज, किसी भी टॉपिक को आप पढ़ना शुरू करते हैं तो उसका तात्पर्य क्या है। इसलिए हमारा जो पहला लेक्चर सीरीज है, पहला लेक्चर स्टार्ट होना है वो है आपदा प्रबंधन के परिचय से। आपदा होती क्या है। अब आपदा को पढ़ने जाएंगे तो मैं आपको यहाँ पे कुछ वर्ड बताऊंगा आपदा से संबंधित ही हैं, जिनका मे भी आप अगर डिफ्रेंशिएट कर पाए तो अच्छी बात है। देखिए आपने ये वर्ड सुने होंगे, जैसे एक वर्ड आता है आपदा वर्सेस एक शब्द आता है जिसको हम कहते हैं संकट, हजार्ड, जिसको इंग्लिश में हम बोलते हैं डिजास्टर, इंग्लिश में इसको बोलते हैं। इसके अलावा एक वर्ड आता है सुभेद्यता, जिसको वल्नरेबिलिटी बोलते हैं, और एक वर्ड आता है जिसको हम कहते हैं जोखिम, इंग्लिश में जिसको हम रिस्क बोलते हैं। ठीक है, तो यहां पर डिजास्टर, यहां पे हो गया आपका हजार्ड, यहां पे वल्नरेबिलिटी, और यहां पे आपका रिस्क। अब आपदा पढ़ने जा रहे हो तो आपदा के साथ साथ ये जो शब्द आते हैं ये मोस्टली देखा जाए तो रिलेट करते हैं एक दूसरे से। आपदा क्या है, क्या जोखिम, क्या संकटपूर्ण स्थिति को ही आपदा कहेंगे। सुभेद्यता की स्थिति क्या होती है, क्या आपदा के दृष्टिकोण में हम सुभेद्यता को पहचान सकते हैं, किस स्थिति में यहाँ पे कोई एक संकट जो होती है आपदा की स्थिति धारण कर सकती है। रिस्क या जोखिमपूर्ण स्थिति कहाँ पर आपको दिखाई देती है। तो इनका इस छोटी छोटी चीजें जो आपको समझनी है आपदा प्रबंधन के दौरान, हम इन्हीं को आपको पहले लेक्चर्स के थ्रू जब लेकर चलेंगे तो इन्हें समझना है कि आपदा प्रबंधन जो विषय वस्तु है वो है क्या। सामान्य दृष्टिकोण से इसको समझने का प्रयास किया जाएगा, और उसके साथ साथ फिर धीरे धीरे हम यहां पर यह भी देखेंगे कि आपदा प्रबंधन का वर्गीकरण, आपदाएं कितने प्रकार की होती हैं, कौन कौन सी होती हैं, इनके क्या कारक हैं, क्या प्रभाव पड़ते हैं, सरकार के द्वारा यहाँ पे किस तरीके की प्रॉब्लमेटिक जो स्थितियां डेवलप होती हैं उसको लेकर क्या करते हैं। तो सबसे पहले लेकिन आपदा प्रबंधन का एक वर्गीकरण देखेंगे, और उसको लेकर क्या प्रबंधन चक्र अपनाया जाता है, जो कि आपने सुना होगा कि जब भी कोई आपदा आती है तो आपदा की स्थिति में, आपदा से पूर्व, आपदा के पश्चात किस तरीके का प्रबंधन चक्र अपनाया जाता है। तो वो पूरा का पूरा एक डिस्क्रिप्शन क्या है, किस तरीके से चीजें डेवलप होंगी, वो सारा हम यहां पे समझेंगे। इसके बाद दूसरा जो पॉइंट आता है, कोई भी अगर आपदा आपके यहाँ आपके देश में आती है, आपके क्षेत्र में आती है, राज्य सरकार के द्वारा और केंद्र सरकार के द्वारा, और साथ ही साथ जिस जिले को या पर्टिकुलर गांव इत्यादि क्षेत्रों को प्रभावित कर रही है, सभी जो प्रशासन तंत्र होता है आपस में मिल करके इस कह सकते हैं आपदा से निपटने का प्रयास करते हैं।
लगातार जैसे चक्रवात की स्थिति आती है तो आपको न्यूज़ में दिखाई देता होगा, कई दिन पहले से चेतावनी जारी की जाती है, प्रशासन लोगों को इवैक्यूएट करना शुरू कर देती है, वहां से लोगों को विस्थापित करके कहीं और बसाना शुरू करती है, खाने पीने की व्यवस्था इत्यादि करती है। ये सारी चीजें आपदा के दृष्टिकोण से आती हैं। तो यहाँ पर दूसरा जो टॉपिक है, भारत में जो भी आपदा प्रबंधन को लेकर नीतियां बनाई गई हैं, जो भी अधिनियम पारित किए गए हैं और जो भी संस्थाएं यहां पर हैं, कौन सी हैं, क्या कार्य करती हैं, किस क्षेत्र में उनकी क्या भूमिका है, उद्देश्य क्या है, इन सारी चीजों को हम यहां पर पढ़ने वाले हैं। तीसरा जो टॉपिक है, देखा जाए तो उनके प्रकार या वर्गीकरण का ही एक स्वरूपों के बारे में, हर एक चीज के बारे में डिस्कस करेंगे। जो कि आपदाएं देखिए दोनों तरीके से आपको आती हैं, एक मानव जनित आपदाएं भी डेवलप होती हैं और एक प्रकृति जनित आपकी आपदाएं भी होती हैं। एग्जाम्पल वाइज एक दो बता देते हैं, बाकी लेक्चर सीरीज में पढ़ेंगे। जैसे कि मान लीजिए अगर प्राकृतिक आपदाएं बोली जाए तो किससे बोला जाएगा, जैसे चक्रवात, सूखा, बाढ़, भूकंप, हिमस्खलन, भूस्खलन, ये सारी क्या हैं, आपको प्राकृतिक आपदाएं। उसी तरीके से मानव आपदाएं क्या हैं, जैसे कि औद्योगिक स्तर पर उनके द्वारा लगातार उत्पादन विकास के कारण आपका ग्लोबल वार्मिंग के इफेक्ट और उसके कारण आपको सूखा, बीमारियां फैलने, ये सारी चीजें आपको हम मानव जनित में पढ़ेंगे। तो इसके अंतर्गत उनके कौन कौन से प्रकार हैं, प्राकृतिक और मानव आपदाएं, और उनके कारण किस तरीके की समस्याएं डेवलप होती हैं, वो सारी चीज हम यहां पर अपने तीसरे पॉइंट ऑफ व्यू में पढ़ेंगे। चौथा, आपदा प्रबंधन ऐसा नहीं कि सिर्फ आपको भारत में ही आती है, वैश्विक स्तर पे कई सारे देश जो होते हैं भारत से भी ज्यादा आपको आपदाग्रस्त हैं। तो ऐसी स्थिति में विश्व के स्तर पे, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कौन कौन से सहयोग यहां पर अब तक किए जा चुके हैं, कौन से फ्रेमवर्क निर्धारित किए गए हैं, कौन कौन सी साझेदारियां या समझौते किए गए हैं और कौन कौन सी पहले अब तक निर्धारित की जा चुकी हैं, इस दृष्टिकोण से हम पढ़ने वाले हैं। जैसे एक सेंडाई फ्रेमवर्क को लेकर यूपीएससी के एग्जाम में और यूपीपीएससी के एग्जाम में ये पूछा जा चुका है, तो सेंडाई फ्रेमवर्क क्या है, इस तरह के जो भी अंतर्राष्ट्रीय राष्ट्रीय समझौते हुए हैं उनको देखेंगे। और एट द लास्ट, कोई भी विषय पढ़ रहे हैं तो हमें पता है कि उनके समसामयिक पहलुओं के बारे में भी हमें जानकारी होनी चाहिए। तो इनसे रिलेटेड जितना भी करंट रिलेटेड डेवलपमेंट हो रही होगी या हुई होगी पिछले 1-2 साल में, उनसे रिलेटेड टॉपिक्स को भी हम साथ साथ लेकर स्टडी करने वाले हैं। तो पूरा का पूरा जो आपका सिलेबस कहता है, जो आपदा प्रबंधन हमें पढ़ना है, वो इन 5 लाइनों के थ्रू एक एक करके चैप्टर वाइज इसे हम फिनिश करेंगे। देखा जाए तो आपदा प्रबंधन एक विषय वस्तु के दृष्टिकोण से बहुत ज़्यादा डिटेलिंग पे नहीं जाना है और बहुत ज़्यादा आपको यहाँ पर जो एग्जाम ओरिएंटेशन है उस पर हमें ध्यान रखना है। अब यहाँ पर बुक्स आपको हैं, प्रेफरेबल हैं, जो यहाँ पे मिल जाती है आप ले लो, बाकी क्लास लेक्चर्स के थ्रू वहाँ पर उनको फॉलो अप करते चलो। बुक्स में जो जानकारी है वो उनको आप रिवीजन के दृष्टिकोण से देख सकते हैं, या जो आपको टेक्निकल पॉइंट्स उसमें मिल जाते हैं वो भी अच्छी बात है। बाकी लेक्चर सीरीज के थ्रू हम सारी चीज़ें लेकर चलने वाले हैं। इसके अलावा अशोक कुमार की यहाँ एक बुक मैंने लिखी हुई है। बेसिकली ये क्यों मैंने लिखी हुई है, देखिए ये दोनों जो बुक आती हैं वो इस टॉपिक को लेकर अलग से ही आती हैं, ठीक है। चाहे आप सविंदर सिंह की लेंगे, माजिद हुसैन की लेंगे, उनकी आपदा प्रबंधन के नाम से बुक आती हैं। लेकिन ये अशोक कुमार की जो बुक है वो आती है आंतरिक सुरक्षा, इंटरनल सिक्योरिटी के नाम से। और इंटरनल सिक्योरिटी के ही बुक्स में आपदा प्रबंधन लिखा नहीं हुआ है, लेकिन जब आप उनका विषय सूची जब आप देखते हैं बुक ओपन करके, तो उसमें आपको आपदा प्रबंधन विषय वस्तु ऐड की गई है और करीब 40 से 45 पेजेस में उन्होंने आपदा प्रबंधन के बारे में जानकारी लिखी हुई है और वो भी आपको ठीक ठाक लिखी हुई है। काफी सारी जानकारी उन्होंने दी है, बहुत अच्छे से वहां पे डिस्क्राइब अप किया गया है। तो आप अगर आंतरिक सुरक्षा की बुक को आपने ले रखा है और उसमें वो टॉपिक है, तो आपको फिर ये इतनी मोटी बुक्स खरीदने की जरूरत नहीं है। बाकी मेरा काम है आप तक कंटेंट को पहुंचाना, आपके नोट्स में बाकी सारे कंटेंट प्रोवाइडेशन कराने का काम मेरा रहेगा। तो अगर आपने अशोक कुमार की ली है तो फिर आप ये माजिद हुसैन की या सविंदर सिंह की बुक मत लीजिएगा। अगर यहाँ पे नहीं ली हुई है या फिर आपने ले रखी है इन दोनों में से बुक, तो वो भी कोई बात नहीं है, आप फॉलो अप कर सकते हो उन सारी चीजों को लेकर। इसके अलावा करंट के कंटेंट जब तक, जैसा हमने कहा, हम जब तक स्टडी करने वाले हैं साथ साथ लेकर चलेंगे। स्टडी खत्म होने के साथ यदि आप ऐसे स्टूडेंट हैं जो करंट अफेयर्स को साथ में लेकर पढ़ रहे हैं, अच्छी बात है। करंटली कोई मंथली मैगजीन फॉलो अप करते हैं तो वो भी अच्छी बात है, या डेली का न्यूज़पेपर पढ़ने की आदत अगर है अगर तो अच्छी बात है, नहीं है तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। यहाँ पे करना कुछ नहीं है, एक काम आपको वही करना है, सीधे मंथली अगर आप देखेंगे डिजास्टर की कोई भी मैगजीन अगर आप सीधे करंट अफेयर्स की आती है, अब करंट अफेयर्स में अगर कोई टॉपिक आपको दिख जाता है जो कि इन टॉपिक से रिलेट करता है, था डिजास्टर मैनेजमेंट रिलेट होता है, तो बस उस टॉपिक को अपनी नोटबुक में ऐड कर लेना है। नोटबुक का मतलब जो आपके नोट्स होंगे,
अब ये नोट्स आपको बनाने कैसे हैं इसके बारे में चर्चा यहाँ पे एक शॉर्ट फॉर्म में मैं बता देता हूँ, ज्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं है। आपका एक ब्लैंक पेपर होगा, A4 साइज का व्हाइट पेपर। यहाँ पर आपको एक करंट अफेयर्स का सेक्शन ये यहाँ पे साइड डाउन बना लेना है, यहाँ पे अपना डाउट का सेक्शन बना लेना है। करंट अफेयर्स का जो भी पॉइंट है, अब मान लीजिए आप यहाँ पे पढ़ रहे हैं ज्वालामुखी के बारे में, आपने यहाँ पे नोट्स बनाए हैं, उसके कारण जो समस्याएं उत्पन्न हुई हैं, जो भी पॉइंट आपने यहाँ पे लिखे, ठीक है। अब मान लीजिए हाल फिलहाल किसी देश में वैश्विक स्तर, क्योंकि ज्वालामुखी फटते ही रहते हैं, भूकंप की स्थितियां आपको आती रहती हैं, और कहीं ऐसा कोई डेवलपमेंट हुआ और उस देश में एक समस्या उत्पन्न होती है, तो ऐसी स्थिति में किस देश में हुआ, कहाँ ज्वालामुखी फटा, कौन सा नाम है, उसके कारण क्या क्या समस्याएं उत्पन्न हुई हैं, वो आपको क्या करना है, यहाँ पे अपना नोट कर लेना है। और बाकी क्या करना है, ज्वालामुखी से रिलेटेड बाकी जितना भी कंटेंट आपने लिखा है एक बार वहां पे रिवीजन कर लो, पढ़ लो, दैट्स इट। तो ये काम आपको करते चलना है। इसके अलावा मान लीजिए करंट का टॉपिक, चलिए मेरे साथ आप लेक्चर सीरीज ले रहे होंगे, वहां पे मैं डाउट तो आपको क्लियर कर दूंगा, लेकिन कई बार होता क्या है कि आप करंट अफेयर्स कुछ पढ़ रहे हैं, ठीक है। अब करंट अफेयर्स में कोई ऐसा पॉइंट ऑफ व्यू आ गया, कोई ऐसे शब्द आ गए जिनको शायद आपने पढ़ा ही नहीं है, जिनको आपने कभी सुना नहीं था, या अचानक नए शब्द कुछ आ गए, या जिनका मतलब आपको नहीं समझ में आ रहा है, उनको क्या करिए, यहाँ पे एक डाउट बॉक्स बनाकर रखिए और उन पॉइंट्स को आप यहाँ पे नोट कर लीजिए, ठीक है। इन पॉइंट्स को नोट कर लीजिए और जो भी हैं या तो गूगल से सर्च करके उनको पता कर लीजिए मतलब क्या होता है, ठीक है। क्योंकि शब्दों का आराम से आपको कह सकते हैं रेफरेंसेस वहां पे मिल जाएंगे, समझ में आ जाएगा। लेकिन मान लीजिए अगर आपको गूगल सर्च करना बहुत मुश्किल पड़ रहा है, तो आप यहाँ पे मैसेज करके या टीचरों से आप संपर्क करके चीज़ों को एक बार क्लियर कर सकते हैं। तो ये तो हमारा साथ साथ चलता रहेगा, प्रॉपर वे में सारी प्रॉब्लमेटिक जो स्थितियां हैं वो है। अब एक चीज़ और है, थोड़ा सा मैं कहूँगा कि यदि आपकी ज्योग्राफी अच्छी है, ज्योग्राफी में क्यों अच्छी कह रहा हूँ, क्योंकि बहुत सारी जो नॉलेज है आपदा प्रबंधन को लेकर वो ज्योग्राफी से जुड़ी हुई है। अगर आपका भूगोल अच्छा है तो ज्योग्राफी आपदा या डिजास्टर मैनेजमेंट को पढ़ने में, समझने में, उसको कोरिलेट करने में और उसकी समस्याएं और कारणों का पता लगाने में आपको काफी आसानी हो सकती है। रीजन ये है क्योंकि इसमें से कई कारण है, जैसे कि भूकंप है, ज्वालामुखी है, बादलों का फटना है, ये चक्रवात का बनना है, ये आप ज्वालामुखी, ये सारी चीजें कहाँ पढ़ते हैं, ये आप भूगोल में पढ़ते हैं, उनके कॉन्सेप्ट आप भूगोल में पढ़ते हैं, कैसे बनता है, क्या कारण है, क्या परिवर्तन होते हैं। तो अगर आपने वो पढ़ रखा है तो वो आपको पता है कि ये चीजें क्यों डेवलप हो रही हैं, और उसके लिए आपको भारत की जो भौगोलिक स्थिति है वो किसके लिए, कहां पर जिम्मेदार है। एक छोटा सा यहां पर व्यू मैं आपको दूंगा कि भारत में जो आपदाएं आती हैं वो कौन सी आपदाएं भारत के किस क्षेत्र में आपको अधिकतर देखने को मिलती हैं। मैं कहता हूं आपको नजर नहीं पड़ती, अगर डेली आप न्यूज चैनल भी सुनते हैं कोई ना कोई, तो भी आपको ये चीजें सुनने को मिलती होंगी। जैसे चक्रवात को ले लीजिए, चक्रवात अगर देखा जाए तो मोस्टली सबसे ज्यादा जो प्रभावित भारत का एरिया है वो पूर्वी क्षेत्र है, ठीक है। लेकिन ऐसा नहीं सिर्फ पूर्वी क्षेत्र में ही चक्रवात आते हैं, कभी कभी आपको यहाँ पे अरब सागर में भी आता है, बंगाल खाड़ी में आता है, दोनों साइड आता है। तो चक्रवात प्रभावित एरिया, आपदा से प्रभावित, यहाँ पे चक्रवात के कारण आपदाएं आपको कहां देखने को मिलती हैं, तटीय क्षेत्रों में, जो पश्चिमी और पूर्वी दोनों क्षेत्रों में आपको देखने को मिलती है। दूसरी एक प्रकार की आपदा है जो जिसको हम कहते हैं बाढ़ प्रभावित। बाढ़ आपको ज्यादातर कहां देखने को मिलती है, देखा जाए तो उत्तर भारत के और नॉर्थ ईस्ट के रीजन में, जहां ब्रह्मपुत्र नदी और नॉर्थ ईस्ट का रीजन जहां अच्छी खासी बारिश होती है, वहां पे देखिए ब्रह्मपुत्र और बाकी जो नदियां हैं, बाढ़ का रीजन, खासकर आसाम का जो एरिया है सबसे ज्यादा बाढ़ प्रभावित एरियाज में एक है। अगर हम उत्तर भारत की बात करें तो यहाँ पर यूपी है, बिहार है, ये आपको सब एक बाढ़ प्रभावित क्षेत्र के रूप में आप लगातार यहाँ पे देखते हैं। ये कह सकते हैं एक अलग तरीके की आपदा है। और कौन सी है, सूखा हो जाता है, कभी कभी बारिश नहीं हो रही है या अच्छी खासी बारिश नहीं होती है। तो यहाँ पर देखिए ये वाला जो रीजन है आपका, यहाँ पर आपको कर्नाटक का जो रीजन है थोड़ा सा यहाँ पे लेकर महाराष्ट्र, कर्नाटक, विदर्भ वाले एरिया से लेकर यहाँ पे सूखा आपको अधिकतर देखने को मिलता है और बहुत ज्यादा समस्याएं उत्पन्न होती हैं सूखा के कारण। ये भी एक आपदा का ही स्वरूप है। इसके अलावा अगर हम पहाड़ी एरिया में देखें, ठीक है, पहाड़ी एरिया आपको ये पूरा हिमालय वाला रीजन, ठीक है, हिमालय वाले रीजन में अगर आप देखें तो दो तीन तरीके की चीजें आपको देखने को मिलेंगी। एक है भूस्खलन की समस्या और एक है भूकंप की स्थितियां। अगर आपका नॉर्थ ईस्ट का रीजन, अगर आपने कभी इंडिया का सिस्मिक जोन आपने देखा होगा मैप, तो वहां पर आपको भूकंप जोन 5, जो सबसे ज्यादा जोखिमपूर्ण भूकंप की स्थिति है, वो आपका नॉर्थ ईस्ट है। ये आपका भूकंप 5 जोन में आता है। वहीं अगर हम बात करें आपका ये वाला एरिया है जो आपका थोड़ा सा जम्मू कश्मीर का है, लद्दाख, और इधर आपका हिमाचल वाला एरिया आता है, उत्तराखंड का है,
यहां पे अगर हम देखें तो ये मोस्टली आपको एरिया का है भूकंप जोन 4 में आता है। तो सबसे ज्यादा जो हिमालय से लगे हुए पूरा एरिया है ये आपका भूकंप के लिए बहुत ज्यादा प्रभावित है, और इन्हीं क्षेत्रों में आपको भूस्खलन की स्थितियां भी देखने को मिलती हैं, जो कि एक आपदा के स्वरूप के तौर पर देख सकते हैं। ये तो हो गया, आपको बाढ़ हो गई, सूखा हो गया, भूस्खलन, भूकंप, चक्रवात। इसके अलावा इंडिया में आपको हीट वेव जिसको हम कहते हैं, और साथ ही साथ कोल्ड वेव, ये भी दो चीजें आती हैं, जिसको शीतलहर अभी फिलहाल चल रही है, और जब लू का टाइम आता है गर्मियों के दिनों में तो उसके कारण भी समस्याएं उत्पन्न होती हैं। यहां पे देखें तो गर्म रेगिस्तान है जो इसका एक रीजन बनता है। गर्मियों के दिनों में यहाँ पर अच्छी खासी आपको हीट वेव चलेगी, और अभी अगर देखें इस टाइम पे आप, यहाँ पे शीतलहर जो होता है उत्तर भारत में काफी लंबे पिछले कुछ दिनों से बढ़ गई है, ठंड लगातार बढ़ती गई है। ये सारी चीजें आपको हम पढ़ेंगे आपदा प्रबंधन के अपनी विषय वस्तु में। सारे टॉपिक्स पर एक एक करके इनकी स्थितियों, कारण, प्रभाव, क्वेश्चन भी आपको मोस्टली ऐसा ही पूछा जाएगा। अब यहाँ पे देखिए, जब भूकंप आएगा तो इनको, या कोई भी आपकी आपदा आती है तो उससे रिलेटेड ये तो पहले कारण, प्रभाव, स्थिति, समस्या, उपाय, ये हम समझते हैं। दूसरा आता है कि इसको नियंत्रित करने के लिए प्रशासन तंत्र और आपकी सुरक्षा तंत्र या आपदा प्रबंधन ढांचे क्या हैं। तो यहाँ पर हम पढ़ते हैं फिर। अब देखिए, यहाँ पे आपको चक्रवात जैसी स्थितियां आती हैं, यहाँ पे एनडीआरएफ को बुलाया जाता है, तटीय सीमा रेखा के जो बल होती हैं, कोस्ट गार्ड होते हैं, नौसेना इत्यादि होती हैं, वो सब यहाँ पे आपको काम करते हुए देखने को मिलेंगी। यहाँ पर देखिए भूकंप इत्यादि के जोन्स में इत्यादि, यहाँ भी आपको एनडीआरएफ मिलेगी आपको, साथ ही साथ सेना भी यहाँ पे आपको लगाई जाती है, अर्धसैनिक बल यहाँ पे आपको लगाए जाएंगे। ठीक है, पुलिस प्रशासन का आपको सहयोग लिया जाता है। तो जो भी आपको यहाँ पर विशेष प्रशिक्षित लोग हैं उनके नेतृत्व में प्रशासन के जो भी हिस्से काम यहाँ पे आ सकते हैं उनको लगाया जाता है। इन प्रबंधन कह सकते हैं इन लोगों को आपदा के दृष्टिकोण से, उससे पहले और उसके पश्चात लोगों को बचाने के लिए सारी चीजों को। तो ये आपका पूरा कह सकते हैं आपदा प्रबंधन का, हमारा मैनेजमेंट का ये टॉपिक रहेगा, और इसी को हम एक एक करके यहाँ पे स्टडी करने वाले हैं। ज्यादा कुछ यहाँ पे करने की जरूरत नहीं है, सिलेबस बहुत छोटा है। हम यहाँ पे इसे टारगेट करेंगे, देखा जाए 2 से 3 हफ्ते तक मोस्टली आपका डिजास्टर मैनेजमेंट का लेक्चर सीरीज खत्म भी हो जाएगी, क्योंकि सिलेबस बहुत ज्यादा बड़ा होने वाला है नहीं। तो सबसे पहले यहाँ पर आज जो देखा जाए, जो सिलेबस आपका कहता है, ये सारा पॉइंट ऑफ व्यू को लेकर एक एक करके इन टॉपिक्स को स्टडी करना है, टॉपिक्स को हमें लिखना है। तो आज से ही क्यों ना इसे स्टार्ट करते हैं, और स्टार्ट करने के लिए बहुत ज़्यादा कुछ हमें यहाँ पे स्टडी नहीं करनी है, एक छोटे से पहलुओं से स्टार्ट करेंगे, जिसमें बेसिक जो कॉन्सेप्ट है उसको लेकर चलते हैं। बेसिक कॉन्सेप्ट में जैसे कि अभी हमने कहा कि सबसे पहले जो टॉपिक हमें यहाँ पे स्टडी करनी है वो है आपदा प्रबंधन के बारे में पढ़ें। अब आपदा प्रबंधन पहली चीज अब आता है, तो भाई आपदा प्रबंधन क्या है, क्वेश्चन आएगा क्या है, इसके बारे में आपको क्या पता है, डिजास्टर मैनेजमेंट किसे कहते हैं, या डिजास्टर आप किसे कहते हैं, आपदा किसे कहेंगे। आपदा प्रबंधन छोड़िए, सबसे पहले आप आपदा के बारे में बताइए कि डिजास्टर का मतलब क्या होता है। अब यहाँ पे डिजास्टर का मतलब आप क्या बता सकते हैं, डिजास्टर क्या होगा। डिजास्टर जो शब्द है ये देखा जाए तो एक कह सकते हैं फ्रांसीसी शब्द डिसास्ट्रे से लिया गया है, और डिसास्ट्रे का मतलब यहाँ पे होता है एक अमंगल तारा, सितारे या खराब तारा। इसका मतलब होता है कि आपके एक अमंगल स्थिति, जहां पर चीजें क्या होती हैं कि खराब, समस्याप्रद। तो डिसास्ट्रे शब्द से डिजास्टर का उदय हुआ है, और इसका मतलब होता है खराब की होने की स्थिति, एक अमंगलकारी स्थिति। संयुक्त राष्ट्र संघ ने, अब देखिए यहाँ पे कभी भी क्वेश्चन आएगा तो हमेशा ऐसे प्रश्नों में एक परिभाषा आपको लिखनी होती है। अगर आपको मेंस में कोई क्वेश्चन आता है कि आपदा क्या है, इसके विभिन्न रूप या संस्थागत ढांचा क्या है, इसको बताते हुए चर्चा करिए, तो वहां पे आपको एक परिभाषा लिखनी होगी। और परिभाषा जो भी आप लिखें एक ऑथेंटिक रिसोर्स को आधार बनाकर लिखें। अब ऐसे ही स्थिति में संयुक्त राष्ट्र संघ की ने एक परिभाषा दी है, यूएनओ ने डिजास्टर को लेकर एक परिभाषा दी। उन्होंने कहा कि जब किसी समुदाय समाज के किसी भी समाज के सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक और अन्य पहलुओं को इस तरह से प्रभावित किया जाए कि आप उसके अपने सभी संसाधनों का प्रयोग करके भी उस क्षति को पूर्ति ना कर पाए, ऐसी स्थिति को हम कहते हैं आपदा। ठीक है, तो उन्होंने क्या कहा
कि किसी भी भारतीय कह लें, यहाँ पे भारत के बारे में पढ़ रहे हैं तो किसी भी, बेसिकली उन्होंने कहा किसी भी समाज को, हम यहाँ पे पढ़ रहे हैं भारतीय समाज को, ठीक है। जब मान लीजिए किसी भी समाज की स्थिति को इस तरीके से प्रभावित किया जाए कि उसके कई पहलुओं को, एक दो पहलुओं को नहीं, उसके कई पहलुओं को, चाहे उसकी आर्थिक स्थिति को बुरी तरीके से नुकसान पहुंचाया जाए, सामाजिक स्थिति को, मानवीय संसाधन को, प्रशासनिक स्तर को, सभी पहलुओं को जब आप बुरी तरीके से प्रभावित करें, कोई ऐसा संसाधन जिसके बाद आप अपने सभी संसाधन लगा के, ठीक है, अपने सभी संसाधन को लगाने के पश्चात भी आप उसकी क्षतिपूर्ति ना करने पाए, क्षतिपूर्ति ना कर पाए, ऐसी स्थिति को हम कहते हैं डिजास्टर। समझ में आ गई बात? अभी लेकिन यहां पे एक क्वेश्चन मार्क आएगा, क्वेश्चन मार्क मैं क्रिएट करूंगा, यहां पे एक डाउटफुल होता है कि अच्छा अगर ये आपदा है तो मेरा एक दूसरा यहां पे सवाल है, अगर आपदा इसे कहते हैं तो फिर आप क्या संकट को परिभाषित कर सकते हैं? ठीक है, हजार्ड क्या होता है? क्या आप में से कोई बताएगा? किसी को पता है? क्या आप में से कोई मैंने यहां पे आपको आपदा की परिभाषा दे दी है, क्या आप ये मुझे बता सकते हैं कि संकट क्या होता है, हजार्ड क्या होता है, इसका क्या मतलब होता है? कभी पढ़ा है, संकट के बारे में सुनते हैं, कई बार आप संकट शब्दों का प्रयोग भी करते हैं। तो मूल रूप से जब संकट शब्द जैसे कहीं प्रयोग करते हैं तो इसका मतलब क्या होगा, और क्या संकट डिजास्टर से ज्यादा खतरनाक स्थिति होती है, हजार्ड ज्यादा कह सकते हैं पेनफुल होता है या आपको खतरनाक हो सकता है, या फिर ये इससे पहले की स्थिति है या इसी के समकक्ष की स्थिति है तो क्या है? अब यहां पे देखो, जब डिफरेंस आप पता रखोगे, ये मैं क्यों बता रहा हूं, क्योंकि आपको जब भी प्रश्न आएंगे हिंदी के, आप इन शब्दों में मत फंसिएगा, इनका मतलब पता होना चाहिए, तभी आप इनके बारे में लिख भी पाओगे। पता लगा उन्होंने पूछ लिया आपदा के बारे में या संकट के बारे में उन्होंने पूछ लिया और आप आपदा के बारे में लिख रहे हैं, दोनों में थोड़ा सा यहाँ पे डिफरेंट है। और डिफरेंट क्या है, बस ये चीजें हमें यहाँ पे अपने जो कॉन्सेप्ट हैं ये भी हमें क्लियर करते चलने हैं। बाकी थ्योरी चीजें तो हमें पता है, लेकिन साथ ही साथ इन शब्दों के मतलब को भी आपको पता होना चाहिए। तो क्या कहता है ये, अब यहां पे देखिए, जो संकट की स्थिति आती है या हम कहते हैं जिसको हम आपदा के बाद, अब यहां पे क्या है, संकट क्या है, संकट किसे कहेंगे आप? संकट की स्थिति होती है जब किसी समाज में आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक इत्यादि की स्थितियों को किसी सुभेद्यता के कारण, ठीक है, इस वर्ड को ध्यान रखिए, किसी सुभेद्यता के कारण भारी यहां पे क्षति होने की स्थिति उत्पन्न हो, तब हम उसे कहेंगे यहां पे संकट। अर्थात कहने का एक सिंपल सा मैं फॉर्मूला आपको बताता हूं कि संकट ही आगे चल के आपका आपदा बन जाता है। कहने का मतलब जो पहला चरण आता है वो हमेशा एक चीज संकट होती है। जैसे मैं आपको कहूं, इसको एग्जांपल से समझा दें, मान लीजिए आपको पता है बंगाल की खाड़ी में एक चक्रवात बन रहा है, ठीक है, बंगाल की खाड़ी में एक चक्रवात बन रहा है। अब चक्रवात आपको पता है, ये संकट है, ठीक है, ये आपको पता है कि अगर ये चक्रवात टकराएगा भारत के पूर्वी राज्यों में से किसी में, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल के कहीं भी आपको टकराता है, तो वहां पर सामाजिक आर्थिक स्थितियों को काफी ज्यादा नुकसान होने वाला है। और अगर हम यहां पर सही समय पे कोई निर्णय नहीं ले पाते हैं, लोगों को वहां से बाहर नहीं निकाल पाते हैं, इसको सही तरीके से हैंडल नहीं करते हैं, तो ये संकट आगे चल के आपदा के रूप में परिवर्तित हो जाएगा। क्यों? क्योंकि आपदा क्या करती है, आपदा किसी समाज के सामाजिक, आर्थिक, मानवीय और हर एक पहलू को बुरी तरीके से क्षतिग्रस्त कर देती है, जिसका आप सभी संसाधनों का प्रयोग करके भी पूर्ति ना कर पाए। तो यहां पर संकट की स्थिति उस प्रारंभिक अवस्था को कहते हैं जब किसी भी क्षेत्र में उपस्थित होने पर सुभेद्यता को प्राप्त करके उस समाज के लोगों को बुरी तरीके से प्रभावित करने की स्थिति, या कह सकते हैं आपको स्थिति को वहां पे प्राप्त कर सकता है, तो उसे हम कहेंगे संकट। अब सुभेद्यता क्या होती है, इसको भी समझ लीजिए। वर्नेबिलिटी क्या होती है, सुभेद्यता का क्या मतलब होता है? सुभेद्यता, मान लीजिए किसी समाज में हर वर्ग के लोग रहते हैं, 20 साल का व्यक्ति भी होगा, 40 साल का भी होगा, 60 साल का भी होगा, 80 साल का भी होगा, है ना। 20 साल का आदमी अब स्वस्थ होगा, चल फिर सकता है, अपना काम स्वयं कर सकता है,
लेकिन एक 80 साल का आदमी नहीं कर सकता, उसे किसी न किसी सहारे की जरूरत पड़ेगी, मोस्टली लोगों को पड़ती है। अब ऐसी स्थिति में अगर किसी समाज में, ठीक है, जहां मान लीजिए चक्रवात आने की स्थिति है उड़ीसा में, और वहां पे उड़ीसा के जिस क्षेत्र में टकराने वाला है वहां पे बीमार लोगों की संख्या ज्यादा है, वृद्धों की स्थिति वहां पे ज्यादा है, संसाधन इतने अच्छे नहीं कि लोग तेजी से वहां से बाहर निकल सकें, ठीक है, आपको सड़क प्रबंधन इत्यादि बहुत अच्छा नहीं है। अगर ऐसी स्थिति में वहां पे चक्रवात आ जाता है, लोग बाहर ना निकल पाएं या किसी सहारे के लिए सिर्फ बैठे रह जाएं और वहां से लोगों को निकाला ना जाए, तो आपको पता है वही संकट उस क्षेत्र में बहुत सारे लोगों के लिए उनकी मृत्यु का कारण भी बन सकती है, और जितनी ज्यादा वहां पे हानि होगी उतना ही बड़ा उसे आपदा हम कहते हैं। तो यहां पे सुभेद्यता की स्थिति क्या है, यही है कि पर्टिकुलर किसी क्षेत्र में बीमार किसी न किसी प्रकार की बीमारी का फैलना, वयोवृद्धों का होना, प्रबंधन अर्थात देखा जाए तो विकास के कार्यों का समुचित तरीके से सड़क, बिजली, पानी इत्यादि की व्यवस्थाओं का ना होना, और इन सारी चीजों के अभाव के कारण वहां पर किसी प्रकार के संकट आ जाए और वो संकट उस सुभेद्यता की स्थिति को मिल जाए, तब वहां पर वो जनरेट करता है आपका आपदा प्रबंधन। ठीक है, तो यहां पर ये सारे पॉइंट ऑफ व्यू आपको डेवलप होते हैं। एक एक करके आपदाएं अचानक से नहीं आती हैं, वो एक दूसरे के साथ कड़ी टू कड़ी जुड़ करके इससे डेवलप करती हैं और आगे चल के बहुत बड़ा नुकसान क्रिएट करती हैं, जिसे हम आपदा प्रबंधन के दृष्टिकोण से पढ़ते हैं। ठीक है, अब यहां पे देखिए, एक आता है आपदा क्षति और दूसरा आता है आपदा प्रभाव। ठीक है, एक होता है आपदा क्षति और दूसरा होता है आपदा प्रभाव। इनका क्या मतलब होता है, बस इस टॉपिक को समझा के फिर इनको हम पॉइंट आउट कर लेते हैं। पहले हम बात करते हैं आपदा क्षति की और फिर होता है आपके आपदा प्रभाव की। क्षति क्या है, क्षति किसके, किसी आपदा के आने कारण जिसको नुकसान पहुंचाया जा सकता है वो आपकी क्षति के रूप में। अब क्षति क्या हो सकती है, क्षति आर्थिक हो सकती है, सामाजिक होते। आर्थिक तौर पे मान लीजिए बिजली खंभे उखड़ गए हैं, सड़कें नष्ट हो गई हैं, घर टूट गए हैं किसी के, फसलें अगर थी तो वो उनकी पूरी फसल खराब हो गई है, इस तरीके से। और मानवीय स्तर पे लोगों की मृत्यु हो जाना, ठीक है, जितने बड़े स्तर पे पशुओं को देखा जाए तो उनको वहाँ पे मृत्यु हो जाना। तो ये आपको देखा जाए तो क्षति कैसी हो सकती है, मानवीय सामाजिक स्तर पे, आर्थिक स्थिति पर, आपको कह सकते हैं जरूरी मानवीय संसाधनों के प्रयोग होने वाले संसाधनों के दृष्टिकोण से ये सारी जो क्षतियां होंगी, सड़कें, आवास, घर, ये सारी चीजें, इसको हम किसके अंतर्गत रखते हैं, आपदा क्षति। दूसरी तरफ होता है आपदा प्रभाव। अब आपदा प्रभाव देखा जाए तो एक तरीके का मूल्यांकन होता है। मूल्यांकन क्या होता है, जिसे हम कहते हैं आपदा पूर्व और आपदा पश्चात। आपदा पूर्व की स्थिति कैसी है और आपदा के पश्चात स्थिति कैसी है, उसको हम आपदा प्रभाव के दृष्टिकोण से देखते हैं। अब यहां पर प्रभाव को आप देखेंगे कैसे, तो उसके लिए आपदा पूर्व की स्थितियां और आपदा पश्चात की स्थितियों की तुलना करते हैं। तुलना किन बिंदुओं पर करते हैं, तुलना उन्हीं बिंदुओं पर करते हैं जहां पे क्षति का रीजन बना है। क्या क्या, आपको आर्थिक स्थिति पहले कैसे थी, ठीक है, अब कैसी है, सामाजिक स्थिति पहले कैसी थी आपदा के पूर्व और अब कैसी है, मानवीय संख्या जनसंख्या क्या थी पहले और अब क्या है, पशुओं की स्थिति क्या थी पहले और अब क्या है, और उसके आधार पे हम ये डिफाइन करते हैं कि आपदा का प्रभाव कैसा रहा, बहुत ज्यादा रहा, मीडियम साइज का रहा या बहुत कम रहा। वो कैसे डिफाइन होता है, इन्हीं सारी बिंदुओं पर कि आपदा क्षति किन किन स्तरों पर पहले और पश्चात में तुलना करके हम डिफाइन अप करते हैं कि आपदा का प्रभाव या आपदा प्रभाव की हम एक तरीके से गणना करते हैं कि ये किसी भी क्षेत्र को कितना नुकसान पहुंचा चुकी है। और उसके बाद आपदा प्रभाव की गणना करने के बाद फिर हम आगे के प्रयोजनार्थ करते हैं, फिर से उसको पुनर्संरचित करो, वहां पर डेवलपमेंट करो, रीडेवलपमेंट का काम करो, लोगों को बसाओ, उनको सुविधाएं प्रोवाइड करो, और जब तक वहां पे रीडेवलपमेंट का काम पूरा नहीं हो जाता है तब तक वहां से निकाले गए लोगों के लिए समुचित खाने पीने, स्वास्थ्य, मेडिकल इत्यादि की व्यवस्था भी करना, ये सारी चीजें उसके अंतर्गत हम डेवलप करते हैं, पढ़ते हैं। चलिए, तो इनको क्या करते हैं, पहले थोड़ा थोड़ा पॉइंट आउट बनाते हैं, लिखते हैं इन सारी चीजों को, छोटे छोटे पॉइंट्स बनाएंगे यहाँ पे, और आगे का फिर इसके बाद प्रोस्पेक्टिव को समझेंगे। तो सबसे पहले अपने पेन और पेपर कॉपी सभी के पास है, एक पेपर लीजिए आराम से, A4 साइज होगा सबके पास, दोनों साइड आराम से लाइन खींच लीजिए, ठीक है, और सिर्फ आपको यहाँ से लिखना है,
हेडिंग अपनी रहेगी क्या, आपदा प्रबंधन। विषय वस्तु आपकी यहां से स्टार्ट हो रही है और यहीं से आपको अपना एक एक करके टॉपिक्स को हमें लिखना है, ठीक है। अब यहाँ पे जो भी आपको लिखाएंगे, अब देखिए यहाँ पे लिखना आपको कैसी है, लिखना दो तरीके से है, जो कि आपको आंसर राइटिंग में भी काम आता है। आंसर राइटिंग भी इसी तरीके के प्रोसेस में हम आती है, और अपने नोट्स भी आप बना रहे हैं तो इसी को आपको ध्यान में रखकर बनाना है। हम या तो आप पैराग्राफ में लिखेंगे, जैसे कि मैंने कहा आपदा, हेडिंग डाल लीजिए, आपदा क्या मतलब होता है, मैंने यहां पे लिखाया, यहां पे टॉपिक समाप्त हो गया। दूसरा यहां पे आपको आ गया, मैंने कहा चलिए हेडिंग चेंज करिए, अब दूसरी हेडिंग डालिए। दूसरी हेडिंग क्या होगी, दूसरी हेडिंग जो मैं आपको बताऊंगा, जैसे मैंने कहा चलो जोखिम लिखना है या संकट लिखना है, फिर इसको हमने लिखा आपदा क्षति क्या होती है, ये हमने लिख लिया। तो यहां पर आपको ऐसे ही लिखते चलना है। अब किसी चीज का, ये तो हो गया पैराग्राफ में लिखना। पैराग्राफ में देखिए हर चीज एक ही जगह से शुरू करनी है, ठीक है, जहां पे भी खत्म हो जाए उससे मतलब नहीं, हमें शुरू यहीं से करना है। हर बार हमें शुरू कहां से करना है, यहां से। टॉपिक जो लाइन इसकी खत्म हो रही है, चाहे यहां पे खत्म हो जाए, चाहे यहां खत्म हो, चाहे यहां खत्म हो, लेकिन आपको हमेशा नई चीज जो लिखनी है, आपको हमेशा पेज के किनारे और अगली लाइन से यहां पे लिखनी है। दूसरा, कोई पॉइंट वो भी लिखना हो सकता है, तो पॉइंट आसान है, हेडिंग डाला और उसको हमने क्या किया, मान लीजिए हमने लिखना है कि आपदा की समस्याएं क्या क्या है, यहाँ पे लिखो, पॉइंट डालिए और लिखते चले जाइए, दैट्स इट। आपको नोट्स यहाँ पे प्रॉपर ऐसे बनाने हैं, ना इधर आपको कुछ लिखना है ना इधर आपको लिखना है, तब तक जबकि आपको इससे रिलेटेड कंटेंट नहीं मिल जाता है कि हाँ कोई करंट में कोई चीज आई है तो हमने यहाँ पे डाला और उस करंट के पॉइंट्स को हमने लिख लिया। लेकिन करंट का वही पॉइंट वहां लिखेंगे जो उससे रिलेट करता है, दूसरे किसी पॉइंट का आप वहां पे ना लिखें। चलो समझ में आ गया। तो अब हेडिंग डाल लीजिए यहाँ पे अपना आपदा प्रबंधन, इसको आपने लिख लिया, डिजास्टर मैनेजमेंट। इसमें पहली हेडिंग डालिएगा आपदा, यानी कि डिजास्टर। आपदा क्या है, डिजास्टर क्या है, डिजास्टर, व्हाट इज अ डिजास्टर, इसमें लिखिएगा आपदा शब्द की उत्पत्ति, आपदा शब्द की उत्पत्ति फ्रेंच शब्द डिसास्त्रे से हुई है। फ्रेंच शब्द यहां पे लिखा हुआ बोर्ड पे, डिसास्त्रे से हुई है, जिसमें डेस शब्द का मतलब, जिसमें डेस शब्द का मतलब खराब से है, और एस्टर का मतलब सितारा। डेस का मतलब खराब और एस्टर का मतलब तारा, अर्थात एक अमंगल या खराब सितारा, अमंगल या खराब सितारा। पॉइंट चेंज करिएगा या पैराग्राफ चेंज करिएगा, अगले लाइन में लिखिएगा संयुक्त राष्ट्र संघ की परिभाषा के अनुसार, संयुक्त राष्ट्र संघ की परिभाषा के अनुसार किसी समुदाय या समाज के, किसी समुदाय या समाज के सुचारू रूप से कार्य करने, सुचारू रूप से कार्य करने में एक ऐसी गंभीर बाधा, एक ऐसी गंभीर बाधा जो व्यापक भौतिक, आर्थिक सामाजिक और पर्यावरणीय क्षति उत्पन्न करती है, और पर्यावरणीय क्षति उत्पन्न करती है, और जिसके प्रभावों से निपटना, समाज द्वारा अपने समस्त संसाधनों का उपयोग करते हुए
समाज द्वारा अपने संसाधनों का उपयोग करते हुए संभव नहीं होता है। संभव नहीं होता है। अब यहां पर आप इसको डबल इन्वर्टेड कॉमा में क्लोज कर दीजिए। कहां से? किसी समुदाय से स्टार्टिंग से लेकर के लास्ट में नहीं होता है तक इसे डबल इन्वर्टेड कॉमा में क्लोज कर दीजिए, क्योंकि ये किसी का कोट है और कोटेशन जो होती है हूबहू आपको वैसे ही लिखती है जो आपको यहाँ पे लिखाई गई है। परिभाषा के रूप में कभी भी आपको आपदा के बारे में डिस्क्राइब करना हो तो आप इस परिभाषा को ये थोड़ा सा रटना पड़ेगा, और रटने के बाद, पढ़ने के बाद कॉन्सेप्ट देखो ध्यान रखना है कुछ चीज़ों को लेकर। ठीक है, किसी भी समाज उसके कुछ पहलू को नुकसान पहुंचाते हैं, अपने संसाधनों का प्रयोग करिए और जिसकी भरपाई भी नहीं हो पाएगी। बस इसी लाइन को पूरा आपको डिस्क्राइब करके लिखना है। चलिए अब इसी में आगे लिखेगा, आपदा लिख लिया तो आपदा से रिलेटेड एक और कंटेंट इसमें लिखे, आपदा क्षति। आपदा क्षति, आपदा प्रभाव लिखे, फिर बाकी कंटेंट लिखाते हैं। अगली पॉइंट डालिएगा, इसमें हेडिंग डालिएगा आपदा क्षति। इसमें लिखिएगा आपदा के दौरान और आपदा के दौरान और आपदा के तुरंत पश्चात आपदा के तुरंत पश्चात भौतिक परिसंपत्तियों का ब्रैकेट में लिख लीजिए, जैसे सड़क हो गए, आवास हो गए, ये सारी चीजें। भौतिक परिसंपत्तियों के संपूर्ण या आंशिक विनाश, संपूर्ण या आंशिक विनाश, आधारभूत सेवाओं आधारभूत सेवाओं में व्यवधान, जैसे पानी हो गया, इंटरनेट कनेक्टिविटी हो गई, बिजली हो गया, आधारभूत सेवाओं में व्यवधान तथा आजीविका के स्रोतों में हुई हानियों को निरूपित करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट डालिएगा आपदा क्षति हो गया, आपदा प्रभाव लिखिएगा। आपदा हो गया, आपदा क्षति, नेक्स्ट डालिए आपदा प्रभाव। इसमें लिखिएगा आपदा के नकारात्मक प्रभावों जैसे आर्थिक हानियां, और आपदा के सकारात्मक प्रभावों सहित संपूर्ण प्रभाव को दर्शाया जाता है। नकारात्मक प्रभावों में मृत्यु, चोटें, बीमारियां, शारीरिक व मानसिक स्वास्थ्य पर पड़ने वाले प्रभावों, प्रभाव कैसे? सब नकारात्मक। ठीक है, प्रभावों को इसमें दर्शाया जाता है।
ठीक है, नेक्स्ट लिखिएगा पैराग्राफ चेंज करते हुए, अंततः आपदा निम्नलिखित कारणों का संयुक्त परिणाम है। निम्नलिखित कारणों का संयुक्त परिणाम है। ठीक है, डैश दीजिएगा, नीचे पॉइंट में लिखिएगा एक एक करके। पहला, प्राकृतिक आपदाओं की अधिकता। प्राकृतिक आपदाओं की अधिकता। दूसरा, ज्यादा नुकसान के हालात। ज्यादा नुकसान के हालात। तीसरा, संभावित नकारात्मक। संभावित नकारात्मक परिणामों से निपटने। परिणामों से निपटने एवं निपटने की अपर्याप्त क्षमता। अपर्याप्त क्षमता। नेक्स्ट, आपदा और कमजोरियों। आपदा और कमजोरियों का अपर्याप्त प्रबंधन। अपर्याप्त प्रबंधन। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट डालिएगा संकट, हजार्ड। संकट, हजार्ड, HAZARD। इसमें लिखिएगा, संकट को एक ऐसी खतरनाक स्थिति या घटना। खतरनाक स्थिति या घटना के रूप में परिभाषित किया जाता है। के रूप में परिभाषित किया जाता है, जिसमें जीवन को नुकसान पहुंचाने। जिसमें जीवन को नुकसान पहुंचाने अथवा संपत्ति या पर्यावरण को नुकसान पहुंचाने की क्षमता हो। नुकसान पहुंचाने की क्षमता हो। उदाहरण लिखिएगा, उदाहरण स्वरूप, कोई भी संकट जैसे बाढ़, भूकंप या चक्रवात। बाढ़, भूकंप या चक्रवात अधिक सुभेद्यता को के बाद ब्रैकेट एक बनाइएगा, ब्रैकेट के अंदर ये पॉइंट लिखना है। जैसे बीमार एवं वृद्ध लोगों की उपस्थिति। बीमार एवं वृद्ध लोगों की उपस्थिति, जागरूकता का अभाव। जागरूकता का अभाव, विकास संसाधनों की कमी। विकास संसाधनों की कमी, ब्रैकेट क्लोज कर दीजिए, आगे लिखिएगा। सुभेद्यता वाले कारकों के साथ, सुभेद्यता वाले कारकों के साथ मिलकर आपदा का कारण बन सकते हैं। आपदा का कारण बन सकते हैं।
अब यहाँ पे देखिए एक चीज़ समझने वाली बात ये भी है कि जैसे कुछ शब्द हमने यहाँ पे यूज़ किए कि सर बाढ़ है, भूकंप है, संकट है, को हम संकट कहें या आपदा कहें, क्योंकि यहाँ पे संकट के रूप में आपने लिखाया है। और सुभेदता तक जब तक ये नहीं मिलते हैं तब तक ये आपदा नहीं बन सकते हैं। लेकिन इसे हम पढ़ते आपदा प्रबंधन के विषय वस्तु में है ना। टॉपिक आता है, थोड़ा क्वेश्चन मार्क उठना चाहिए, तो इसको समझ लीजिएगा, क्योंकि संकट में जो पॉइंट उन्होंने लिखाया है कि ये संकट हैं। अगर मान लीजिए किसी ऐसे क्षेत्र में कोई भूकंप आ जाए, ठीक है, किसी ऐसे क्षेत्र में कोई भूकंप आए जहां कोई नहीं रहता है। अब आपदा के दृष्टिकोण से आपने एक जानकारी, वहां पे जो परिभाषा आपने लिखी है वहां सीधा सीधा लिखा हुआ है, जब तक किसी समाज में, समाज का मतलब होता है जहां लोग रह रहे हैं, ठीक है, जब किसी समाज के सामाजिक, आर्थिक, मानवीय इत्यादि पर्यावरणीय पहलुओं को नुकसान ना पहुंचाए, तब तक यहाँ पे या गंभीर क्षति ना पहुंचाए जिसके आपको पूर्ति ना की जा सके, अपने समस्त संसाधनों को लगाए, तब तक हम उसे आपदा नहीं कहेंगे। इसलिए ये सारे संकट हैं जब तक कि ये किसी समाज को बुरी तरीके से प्रभावित नहीं करते हैं। और बुरी तरीके से प्रभावित कब करेंगे? जब सुभेद्यता की स्थिति इनको मिल जाती है। इसको और समझने के लिए मान लीजिए रेगिस्तान में आपको पता है कोई नहीं रहता है, ठीक है, रेगिस्तान में कोई नहीं रहता है, कोई समाज नहीं रहता है, कोई पर्यावरण नहीं है वहां पे, कोई जीव समुदाय वहां पे बहुत ज्यादा कुछ है नहीं, है ना कोई आर्थिक दृष्टिकोण से कुछ विकास है वहां पे, कुछ नहीं है, बंजर भूमि है, कुछ नहीं है, सिर्फ रेगिस्तान है, रेत ही रेत है। अब अगर ऐसे किसी क्षेत्र में मान लो भूकंप आ जाता है, ठीक है, वहां पे, तो आप क्या कहेंगे? क्या वो एक संकट है या एक आपदा है? वो एक संकट है, वहां पे कुछ नहीं है, वहां पे किसी तरीके के ना तो कोई समाज रह रहा था, ना किसी प्रकार का पर्यावरण कुछ नुकसान हुआ, वहां पे किसी तरह की कोई भी समस्या नहीं उत्पन्न हुई, हमें कोई संसाधन लगाने की जरूरत नहीं है, जो हुआ सो हुआ, ठीक है। तो वहां पर ये सब संकट ही हैं जब तक कि आपको किसी समाज में उत्पन्न होकर वहां पे बहुत ज्यादा नुकसान क्रिएट ना करें तब तक। चलो क्लियर है। चलिए अब आगे चलते हैं। यहाँ पे संकट की स्थिति हो गई, आपदा को आपने समझ लिया, इनके बीच डिफरेंसेस हमने देख लिया, आपदा क्षति को समझ लिया, प्रभाव हमने समझ लिया। अब आगे इसी में जो सुभेद्यता की स्थिति आई है, सुभेद्यता थोड़ा सा और समझ लेते हैं। तो हेडिंग डालिएगा सुभेद्यता, वल्नरेबिलिटी, सुभेद्यता वल्नरेबिलिटी। हिंदी इंग्लिश दोनों। देखिए कुछ शब्दों में मैं इंग्लिश भी लगाते चल रहा हूँ, मान लो, क्योंकि थोड़ी बहुत इंग्लिश समझनी चाहिए, अच्छी बात है, और इंग्लिश अच्छी रहेगी तो थोड़ा सा कोई इंग्लिश न्यूज़पेपर पढ़ रहे हो या बुक्स पढ़ रहे हो, या बुक्स में ही आपको इंग्लिश का ही शब्द आपने यूज़ किया है तो मतलब पता है कि क्या मतलब है सारी चीज़ों का, है ना। चलो इसमें लिखेगा परिभाषा है, हेडिंग डालिए, उसके बाद नीचे नेक्स्ट पॉइंट में लिखेगा सुभेद्यता, सुभेद्यता को भौतिक, सामाजिक, सुभेद्यता को भौतिक, सामाजिक, आर्थिक और पर्यावरणीय कारकों, आर्थिक और पर्यावरणीय कारकों या प्रक्रियाओं द्वारा निर्धारित ऐसी परिस्थितियों के रूप में परिभाषित किया जाता है, जो संकट के परिणाम स्वरूप, जो संकट के प्रभाव स्वरूप उत्पन्न, संकट के परिणाम स्वरूप उत्पन्न प्रभावों के प्रति किसी समुदाय की सुग्राह्यता में वृद्धि होती है, कि समाज की या समुदाय की सुग्राह्यता में वृद्धि होती है। ये तीन तरीके की होती हैं, पहला आर्थिक सुभेद्यता, नया पॉइंट लिखिएगा, पहला आर्थिक सुभेद्यता, अब आर्थिक सुभेद्यता के अंतर्गत मान लीजिए कोई निर्धन परिवार है, तो अब वो बहुत पॉश इलाके में नहीं रह सकता है,
मकान नहीं हो सकता है, वो रहेगा कहाँ, झोपड़ियाँ बना के रहता हो। और आपको पता है अगर आप झुग्गी झोपड़ियों में रहते हैं और चक्रवात है या भूकंप आता है, तो ऐसी स्थिति में सबसे ज़्यादा नुकसान होने की संभावना आपकी, जान माल की, दोनों की है। ठीक है, भौतिक संसाधन झुग्गी झोपड़ी तो जाएगी ही जाएगी, और दूसरा आपको भी वहाँ पर मतलब मानवीय क्षति होने की संभावना ऐसे लोगों की सबसे ज़्यादा होगी। तो आर्थिक दृष्टिकोण से आर्थिक सुविधा एक हो सकती है निर्धन परिवार जो होते हैं, ठीक है, निर्धन लोगों का झुग्गी झोपड़ियों में रहना, और ऐसी स्थिति में जब भी वहाँ पे कोई संकट उत्पन्न होगा सबसे ज़्यादा ये लोग प्रभावित होंगे। तो एग्जाम्पल वहाँ पे चाहे लिख लीजिए, निर्धन परिवारों का झुग्गी झोपड़ियों में रहना। ठीक है, आर्थिक सुविधा में निर्धन परिवारों का, लोगों का झुग्गी झोपड़ियों में रहना। दूसरा लिखिएगा, दूसरा पॉइंट, भौतिक सुभेद्यता। दूसरा, भौतिक सुभेद्यता। अब भौतिक के स्तर पे क्या है, भौतिक स्तर पर देखें तो किसी भी भूकंप इत्यादि के क्षेत्र में देखा जाए तो सड़कें हैं और बिजली पानी है, रोड है, ये सारी चीजें आपको भौतिक परिसंपत्तियों के दृष्टिकोण से आता है। अब अगर भूकंप आएगा तो किस प्रकार के मकानों के गिरने की संभावना या किस प्रकार की क्षति होने की संभावना सबसे ज्यादा होती है। ठीक है, अब उसमें अगर आप देखें तो हो सकता है थोड़ा सा, अगर भूकंप बहुत ज्यादा विकराल नहीं है तो जो बड़ी बड़ी और मजबूत जो इमारतें हैं उनको शायद नुकसान ना हो, लेकिन जो हो सकता है लकड़ी इत्यादि हैं, झुग्गी झोपड़ियां बनी हुई हैं, पोल इत्यादि गड़े हुए हैं, बांस इत्यादि का बना हुआ, वो ऐसे चीजें आपको उसमें टूट जाती हैं। तो ऐसी भौतिक परिसंपत्तियों के नुकसान होने के चांसेस ज्यादा होंगे बजाय उनके वेल सीमेंटेड विद प्रॉपर आपको टेक्निकलिटी साइंटिफिक तरीके से बनाए गए भूकंप रोधी मकानों की अपेक्षा। और तीसरा इसमें लिखिएगा, आर्थिक सुविधा में ये लिख लीजिएगा कि लकड़ी, बांस और इस तरीके से बनाए गए आवासीय स्थितियां, आवासीय मकान या घर, आवास। तीसरा पॉइंट में लिखेगा सामाजिक सुभेद्यता। थर्ड पॉइंट लिखेगा सामाजिक सुभेद्यता। अब सामाजिक सुभेद्यता वही याद रखिएगा जो मैंने शुरुआत में बताई थी संकट के समय, कि किसी समाज में, लिख लीजिएगा चाहे, किस समाज में बच्चे, वयोवृद्ध, निशक्तजन, दिव्यांग, लोगों की संख्या, ठीक है, लोगों की संख्या। चलिए, अब यहां पे ये तीनों पॉइंट आपके हो गए कंप्लीट, जिसमें हमने डिस्कस कर लिया अब तक कि आपदा क्या होती है, आपदा क्षति क्या है, प्रभावों की उसकी गणना हमने कर ली, साथ ही हमने सुभेद्यता को देख लिया, उसमें आर्थिक, सामाजिक और अन्य पहलुओं को देख लिया, और साथ ही साथ हमने आपको पढ़ा दिया कि संकट क्या होता है, किस तरीके से ये आपको, किस स्थिति को संकट बोला जाएगा, आपदा बोली जाएगी, और किसे हम संकट बोलेंगे विद एग्जाम्पल। तो ध्यान रखिएगा, रेगिस्तान में भूकंप वाली स्थिति ध्यान रखिए, कभी भी डिफाइन करना हो तो विद एग्जाम्पल आप इसे डिफाइन भी कर सकते हो। कोई पूछ ले भाई आपदा है, संकट है, तो आप डिफाइन कर सकते हो। अब अगला टॉपिक इसमें आता है, एक और शब्द आता है जिसको हम कहते हैं जोखिम, रिस्क, है ना। इसको भी ज्यादा इसको भी समझ लेते हैं। जोखिम यानी कि रिस्क क्या है। रिस्क की बेसिकली गणना होती है, जोखिम का हम गणना करते हैं, और गणना आप किस आधार पे करोगे ये भी होता है। तो गणना करने के लिए, जोखिम का आकलन करने के लिए आपको सबसे पहले यहां पे चाहिए होगा एक समय, एक निश्चित समय, ठीक है। एक निश्चित समय में किसी भी क्षेत्र विशेष में किसी कारण, मतलब किसी आपदा के कारण, संकट कारण जो भी नुकसान हुआ है उसकी जो गणना की जाती है उसे हम कहते हैं जोखिम। और इसमें जो होता है, जोखिम को आप ऐसे भी यहाँ पे एक शॉर्ट फॉर्म में मैथमेटिकल तरीके से भी अगर आपको पता करना हो तो जोखिम को पता करने के लिए करते हैं हम क्या, जोखिम बराबर यहाँ पे संकट मल्टीप्लाई सुभेद्यता, ठीक है। इसके थ्रू यहाँ पे वो निकालते हैं कि भाई किसी क्षेत्र में जोखिम कितना होगा। जोखिम जानने के लिए किसी ने एक निश्चित समय में, एक निश्चित क्षेत्र में जहां पे जोखिम या आपदा या जो भी है आपको आने वाला है, ठीक है, वहां पर
इनका मल्टीप्लाई जितना निकल कर आएगा उसके थ्रू हम निकाल लेते हैं कि भाई इतना जोखिम होने की संभावना है। अगर वेल स्ट्रक्चर्ड है, सभी लोग बढ़िया भूकंप रोधी या चक्रवात रोधी या ऐसे कुछ मकानों में आप रहते हैं, जनसंख्या आपको कह सकते हैं कि ऐसी है जो आसानी से एक स्थान से दूसरे स्थान चली जा सकती है, अपने संसाधनों का भी प्रयोग कर सकती है, ऐसी स्थिति में वहां पे आपको जोखिम के चांसेस कम है, जोखिमपूर्ण स्थिति कम होगी। लेकिन अगर इसके उलट संकट की स्थिति ऐसी है कि सुभेद्यता आपको चरम स्तर पे, चरम अर्थात जो तीनों हमने सुभेद्यता पढ़ी उस तीनों ही स्तर की जो सुभेद्यता है उस पर्टिकुलर निश्चित समय क्षेत्र में आपको पाई जाती है, और वहां पे ऐसा कोई संकट आ जाए तो यहां पर क्या होगा, जोखिम सबसे ज्यादा हो जाएगा, सबसे अधिक जोखिम वहां पे आपको देखने को मिलेगा। ऐसे क्षेत्र में सबसे ज्यादा विकटपूर्ण जोखिमपूर्ण स्थिति आपको बनती है, तो इसे हम कहते हैं रिस्क। और इसके बाद फिर हम आगे काम करते हैं इन सारी चीजों के दृष्टिकोण से, फिर कैपेसिटी बिल्डिंग पे, क्षमता निर्माण की हम इसके लिए बात करते हैं कि कैसे इस तरीके पर काम किया जाएगा। ठीक है, तो उसको हेडिंग डालिएगा, इसमें रिस्क लिख लीजिए, पहले जोखिम के बारे में लिख लेते हैं, हेडिंग डालिएगा जोखिम, इंग्लिश में लिखिएगा रिस्क क्या होती है। इसमें लिखिएगा परिभाषा में, जोखिम किसी विशिष्ट समयावधि में, किसी विशिष्ट समयावधि में किसी निर्दिष्ट क्षेत्र में, किसी निर्दिष्ट क्षेत्र में संकट की घटना के कारण, संकट की घटना के कारण होने वाली अनुमानित हानि की माप है, होने वाली अनुमानित हानि की माप है। नेक्स्ट पॉइंट इसी में लिखेगा, जोखिम का स्तर वस्तुतः संकट की प्रकृति, प्रभावित हुए तत्वों की सुभेद्यता और उन तत्वों के आर्थिक मूल्य पर निर्भर करती है। ठीक है, उन तत्वों के आर्थिक मूल्य पर निर्भर करती है। लास्ट में यहां पर यही वाला आप एक फॉर्म में लिख लीजिएगा, जोखिम बराबर संकट मल्टीप्लाई सुभेद्यता, तो ये आपको यहां पर निकल के आ जाएगा सिंपल फॉर्म में, सबसे सिंपलेस्ट फॉर्म में आप इसे यूज कर सकते हैं। कभी आपको रटना पड़े तो ये चीज ध्यान रखना है कि जब भी आपको जोखिम निकालनी हो तो यहाँ पर किसी भी क्षेत्र में एक निश्चित समय में संकट और सुभेद्यता की स्थिति के कारण जो एक अनुमानित नुकसान होने की संभावना है वो आपका जोखिम है। चलिए अब बात आती है कि भाई ठीक है, जोखिम है, आपदा है, वल्नरेबिलिटी है, जो भी है आपके समाज में, सोसाइटी में, लेकिन इनको हम किस तरीके से कम कर सकते हैं। तो एक बात आती है भाई क्षमता निर्माण, कैपेसिटी बिल्डिंग की बात आती है। क्षमता क्या होती है, तो क्षमता क्या है, क्षमता क्या होती है आपकी, कैपेसिटी क्या है। ठीक है, आपसे भी पूछा जाता है ना, जब आप एक एग्जाम की प्रिपरेशन करना शुरू करते हैं तो कई बार आपसे पूछा जाता है, जैसे कि आईएएस पीसीएस एग्जाम, कई सारे कंपटीशन के एग्जाम आपके आते हैं, वहां पे बोला जाता है कि आईएएस पीसीएस का एग्जाम है क्यों, क्या आप इसके, आपकी जो क्षमता है क्या आईएएस पीसीएस बनने की है। तो यहाँ पे क्षमता होता क्या है और इसका हम कैसे पता कैसे लगाते हैं। क्षमता के बारे में आप किसी को डिफाइन अप करना हो या अपनी क्षमता ही पता करनी हो तो क्षमता मोस्टली होती क्या है। मान लीजिए हमें किसी समाज की क्षमता के बारे में पता करनी है ना, तो क्षमता मोस्टली किसी भी समाज में रहने वाले लोगों के द्वारा किए जा सकने वाली या कह सकते हैं कार्यों की स्थिति को कहते हैं। हो सकता है उस समाज में कुछ बुद्धिमान लोग हों, कुछ लोग टेक्निकली आपको साउंड हो, कुछ लोग अच्छे लीडर के रूप में हो सकते हैं, कुछ लोग यहाँ पर आपको कह सकते हैं चीज़ों के निर्माण कार्य इत्यादि चीज़ों में बेहतर हो सकते हैं, कुछ लोग यहाँ पर जैसे इलेक्ट्रिसिटी इत्यादि खराब होती है उस चीज़ों में वहाँ पे माहिर हो सकते हैं। तो कहने का मतलब जब किसी एक समाज में रहने वाले लोगों के द्वारा
क्या किया जा सकता है जैसी संभावनाओं की तलाश की जाती है, उनके मानव के अंतर उपयुक्त जो कौशल है और उसका प्रयोग करने की क्षमता। उस दौरान जब आपदा आ जाती है और आपदा के समय उसको देखने, समझने और उसके दौरान डिसीजन लेकर उसको सही तरीके से करने और जो भी कार्य वहां पे आवश्यकता है उसको करने की आपको जो भी क्रियाविधि है उसको हम कहते हैं क्षमता। अब यहां पर देखिए कुछ भी हो सकता है, मानव ज्ञान हो सकता है, आपका कोई कौशल हो सकता है, सामूहिक विशेषताएं हो सकती हैं, अवसंरचना का विकास हो सकता है। ये सारी चीजें आपको आती हैं आपके क्षमता निर्माण के लिए। तो यहां पर देखिए अब क्षमता भाई क्यों की जाती है और इसके लिए लगातार काम क्यों किया जाता है। आपने सुना होगा कि जिस भी क्षेत्र में आपदा आती है, डिजास्टर आता है, वहां के लोगों को बोला जाता है कि क्षमता निर्माण किया जाना चाहिए। तो क्षमता निर्माण का मतलब क्या हुआ? अब हर क्षेत्र की क्षमता निर्माण भी अलग होगी। अगर किसी के पास ये नॉलेज है, उस सोसाइटी के पास ये नॉलेज है तो अच्छी बात है, लेकिन अगर नहीं भी है तो हमें उन लोगों को प्रशिक्षित करना होगा। जैसे मान लीजिए अगर आपको पता है यहां पे चक्रवात आने की संभावनाएं हैं, तो ऐसे लोगों को किस प्रकार की क्षमता से युक्त बनाया जाना चाहिए। चक्रवात आने की स्थिति में किस तरीके से जो समाज में रहने वाले लोग हैं उन तो जागरूकता पहुंचाई जाए, उनको एक स्थान से दूसरे स्थान लाने ले जाने में वहां पे मदद की जाए। अशक्त जो निशक्त जन है उनके लिए क्या किया जा सकता है, लोगों को सुरक्षित कैसे बनाया जा सकता है। तो यहाँ पर एक ग्रुप का निर्माण करना, उस ग्रुप को वहां पर उस दौरान जो भी क्रियाविधियां होती हैं उनको करने के लिए उन्हें प्रशिक्षित करना। तो ये सारी चीजें क्या होती हैं, उनकी क्षमता को पहचान करके जोखिमपूर्ण स्थितियों के लिए उन्हें तैयार करना ही आपकी क्षमता निर्माण की स्थिति को हम कहते हैं। इसे बोला जाता है कैपेसिटी बिल्डिंग। और कैपेसिटी जो होती है वो मानव समाज के मानव ज्ञान, कौशल इत्यादि की स्थितियों को हम कहते हैं। तो चलिए हेडिंग डालिएगा, इसमें लिखिएगा क्षमता, कैपेसिटी, क्षमता या कैपेसिटी। इसमें लिखिएगा आपदा प्रबंधन के लिए या आपदा जोखिम को प्रबंधित करने के लिए, आपदा जोखिम को प्रबंधित करने के लिए किसी संगठन, समुदाय, किसी संगठन, समुदाय या समाज के भीतर उपलब्ध, या समाज के भीतर उपलब्ध सभी सामर्थ्यों, विशेषताओं, सभी सामर्थ्यों, विशेषताओं और संसाधनों के समुच्चय, संसाधनों के समुच्चय को क्षमता कहते हैं। संसाधनों के समुच्चय को क्षमता कहते हैं। नेक्स्ट पॉइंट, क्षमता में अवसंरचना, क्षमता में अवसंरचना संस्थान, कॉमा करते चलिएगा, अवसंरचना कॉमा संस्थान कॉमा मानव ज्ञान व कौशल, मानव ज्ञान व कौशल तथा सामूहिक विशेषताएं, सामूहिक विशेषताएं जैसे सामाजिक संबंध, नेतृत्व, सामाजिक संबंध, नेतृत्व और प्रबंधन इत्यादि सम्मिलित होते हैं। नेक्स्ट पॉइंट, आपदा के समय, आपदा के समय प्रतिकूल परिस्थितियों में, प्रतिकूल परिस्थितियों में सतत जागरूकता, सतत जागरूकता, संसाधनों का कुशल प्रबंधन, संसाधनों का कुशल प्रबंधन
जैसी क्षमताओं के कारण जैसी क्षमताओं के कारण आपदा जोखिम के न्यूनीकरण आपदा जोखिम के न्यूनीकरण में सहायता होती है। सहायता होती है। ठीक है, अब यहां पे बात आती है कि फिर आपदा का वर्गीकरण क्या है। आपदाओं का वर्गीकरण बहुत ही सिंपल है, एक होता है भाई मानव जनित और एक होता है प्रकृति जनित। तो प्रकृति के कारण जो भी उत्पन्न आपकी आपदाएं होंगी, चाहे वो प्राकृतिक हो, मौसम संबंधी हो, ठीक है, भूमिगत स्थितियों के कारण हो, भूगर्भीय स्थितियों के कारण हो, जैविक हो, जलीय हो, तो वो सारी चीजें क्या है आपको हम कहते हैं उसको प्राकृतिक घटनाएं। एग्जाम्पल वाइज भूकंप हो गया, भूस्खलन हो गया, चक्रवात हो गया, टॉर्नेडो, हरिकेन जैसी चीजें आपको सुनने को मिलती हैं। ठीक है, बाढ़ इत्यादि स्थितियां हो गई, सुनामी आपको सुनने को मिलता है, ज्वालामुखी हो गया, ये सब के सब क्या हैं आपको देखा जाए तो आपकी आपदा प्रबंधन में प्रकृति जनित आपदाएं हैं। और कुछ हम भी इसके लिए जिम्मेदार हैं, अर्थात हमारे द्वारा मानव समाज के द्वारा भी आपदाओं को यहां पर जनरेट किया गया है। और ये अभी नहीं, ये उनके द्वारा लगातार कई सौ वर्षों के क्रियाकलापों के कारण हम वर्तमान समय में इस प्रकार की आपदाओं को लगातार आप बढ़ते हुए देख सकते हैं। तो कैसी कैसी आपदाएं हैं, मूल रूप से अगर देखा जाए तो मानव समाज ने विकास कार्यों के नाम पर, चाहे वो परमाणु हथियारों का सृजन करना हो, बम विस्फोट के कारण आप देखते हैं जैसे जापान में 2 परमाणु बम विस्फोट किए गए, जिसका प्रभाव आज तक वहां पे देखने को मिलता है। इसके अलावा बांध इत्यादि के कह सकते हैं पहाड़ों इत्यादि पे बांध के निर्माण के कारण कभी उनके टूटने से बड़े स्तर पर जान माल की हानि का होना, या भूकंप इत्यादि की स्थितियों का डेवलपमेंट होना। जैसे आपको केदारनाथ की स्थिति आपको ध्यान होगी, जब ये आपदा आपको डेवलप हुई थी, वो भी उसका एक रीज़न था। इसके अलावा अगर देखा जाए तो प्रदूषण एक बड़ी समस्या है, जिसके कारण ग्लोबल वार्मिंग का इफेक्ट पड़ा है, और जिसके हम कहते हैं गर्मी धीरे धीरे, तापमान बहुत ज़्यादा बढ़ा है, हिम ग्लेशियरों का पिघलना हुआ है, जीवों का यहाँ पे नुकसान हुआ उसके कारण। तो ये सारी जो चीज़ें हैं जो मानव के द्वारा, मानव जनित आपदाएं यहाँ पर हम डेवलप करते हैं, और इसका एक रीज़न यहाँ पर डेवलप हुआ वनाग्नि की घटनाएं। हाल फिलहाल पिछले 2-3 सालों में आपने देखा होगा विश्व के अलग अलग देशों में कई कई दिनों तक, महीनों तक जंगलों में आग लगने की घटनाएं देखी गई, और जिसके कारण बड़े स्तर पर वहां पे पशुओं को नुकसान हुआ, वहां पे रहने वाले घरों को वहां पे जल गए, काफ़ी सारे लोगों को आर्थिक स्थिति काफ़ी सारी हानि हुई। चाहे अमेरिका हो, ऑस्ट्रेलिया हो, ब्राज़ील हो, इंडिया हो, ऐसा नहीं किसी पर्टिकुलर किसी एक महाद्वीप में हो रहा है, विश्व के अलग अलग महाद्वीपों के अलग अलग महाद्वीपों में यहाँ पे ये सारी चीज़ें आपको देखने को मिलती हैं। तो ये भी सब आपका ग्लोबल वार्मिंग का एक इफेक्ट आपको इसमें दिखाई देता है ना। तो इसी को यहाँ पे वर्गीकरण में थोड़ा सा हम लिख लेते हैं, हेडिंग डालिएगा आपदा प्रबंधन का वर्गीकरण। बाकी इनके बारे में देखिए, ये अभी छोटा सा शॉर्ट फॉर्म में यहाँ पे लिख रहे हैं, बाकी डिटेलिंग से अभी हम पढ़ने वाले हैं, हर चीज़ के बारे में, हर एक पॉइंट को लेंगे, उनके बारे में डिटेल्स पढ़ेंगे। लेकिन फिलहाल अभी एक शॉर्ट फॉर्म में एक प्लेटफॉर्म भी हम तैयार कर रहे हैं कि हमें आगे क्या क्या पढ़ना है। तो हेडिंग डालिएगा आपदा प्रबंधन का वर्गीकरण। ठीक है, इसमें लिखिएगा, सॉरी, आप आपदा प्रबंधन करिए, आपदा आपदा का वर्गीकरण, आपदाओं का वर्गीकरण इसमें लिखिएगा। आपदाएं 2 प्रकार की होती हैं। आपदाएं 2 प्रकार की होती हैं। पहला हेडिंग इसी में डालिएगा, प्राकृतिक आपदाएं। प्राकृतिक आपदाएं, इसमें लिखिएगा वे आपदाएं जो प्राकृतिक कारणों से, प्राकृतिक कारणों से, जैसे जैसे मौसम संबंधी, भूगर्भीय, जलीय, कारणों से उत्पन्न होती हैं।
कारणों से उत्पन्न होती हैं या घटित होती हैं, उन्हें हम प्राकृतिक आपदाएं कहते हैं। नेक्स्ट, इसी में लिखिएगा अगला पॉइंट, चक्रवात, भूकंप, सुनामी, ज्वालामुखी, चक्रवात, भूकंप, सुनामी, ज्वालामुखी पूर्णतः प्राकृतिक आपदाएं हैं, पूर्णतः प्राकृतिक आपदाएं हैं, जबकि भूस्खलन, बाढ़, सूखा, जबकि भूस्खलन, बाढ़, सूखा, आग सामाजिक और प्राकृतिक दोनों तरीके की या सामाजिक प्राकृतिक आपदाएं हैं। सामाजिक डैश प्राकृतिक आपदाएं हैं, क्योंकि ये प्राकृतिक और मानवजन्य दोनों होती हैं, क्योंकि ये प्राकृतिक और मानवजन्य दोनों कारणों से उत्पन्न होती हैं। नेक्स्ट लिखिएगा मानव जनित आपदाएं। पहला पॉइंट प्राकृतिक हो गई, प्राकृतिक आपदाएं। दूसरा लिखिएगा मानव जनित आपदाएं। इसमें लिखिएगा वे आपदाएं जो मानवीय उपेक्षाओं और असावधानी के कारण घटित हुई, असावधानी के कारण घटित हुई। इसमें बम विस्फोट कौमा विषाक्त अपशिष्टों का रिसाव, प्रदूषण, बांध का टूटना, युद्ध इत्यादि सम्मिलित हैं, ठीक है। तो यहां पर हमने देखिए आपदाएं मोस्टली हमसे दो ही पार्ट में पढ़ते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं कुछ आपदाएं जैसे अभी हमने देखी कि प्राकृतिक सामाजिक आपदाएं मोस्टली हैं तो प्राकृतिक, लेकिन वो प्राकृतिक जो आपदाएं डेवलप हुई हैं उसमें मानव का भी कहीं ना कहीं रोल आपका दिखाई देता है। तो ये सारी चीज़ें हम एक एक करके इनके बारे में पढ़ेंगे, कौन कौन सी हैं, क्या क्या हैं, किस कारण से हैं, क्या घटनाएं हैं, रोकने के उपाय क्या हैं, क्या नीतियां बनाई गई हैं, पॉलिसीज़ क्या हैं, सारी चीज़ों को, ठीक है। लेकिन आज के लेक्चर में हम यहाँ पर इतना ही, यहाँ पे कॉन्सेप्ट आज के लिए रखते हैं, इतना ही टॉपिक आज हम यहाँ स्टडी करते हैं। आपको एक क्वेश्चन मैं आज देता हूँ मेंस का, यहाँ पे इसकी आंसर राइटिंग करिएगा। दूसरा आपको होमवर्क तौर पे जितना भी आज पढ़ाया गया इनको अच्छे से जाकर रिवीजन कर लीजिएगा, ठीक है। डेली रिवीजन जरूर करना है। एक चीज ध्यान रखिएगा, आपको जितना पढ़ाया जाता है इसके लिए डेली रिवीजन के लिए आप समय निकालोगे 1.5 घंटे की क्लास में। मोस्टली आप देखा जाए जो कंटेंट आपको लिखाया जाएगा, पढ़ाया जाएगा, सारी चीजें डेवलप की जाएंगी, डिस्क्राइब की जाएंगी, उनको रिवीजन करने के लिए आपको मोस्टली 30 मिनट से ज्यादा नहीं लगेगा, ठीक है। क्योंकि 1.5 घंटे क्लास में जितना कंटेंट आपको लिखाया जाएगा हो सकता है 3 से 4 पेज से ज्यादा होगा नहीं, है ना, डेली बेसिस पे। और 3-4 पेज पढ़ने के लिए आधे घंटे बहुत हैं उनको समझने के लिए। इसके अलावा डेली आपको मैं एक आंसर करने के लिए यहाँ पे क्वेश्चन दूंगा जिसको आपको आंसर राइटिंग करनी है, और वो आंसर राइटिंग आपको करनी है रिवीजन के बाद। रिवीजन आपका देखिए 30 मिनट में हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद उस क्वेश्चन को निकालिए और 10-15 मिनट आप उसको दे दीजिए उसकी आंसर राइटिंग के लिए। टोटल यहाँ पे 40 से 45 मिनट में आपका काम ये बैठे बैठे हो जाना है। इससे कम में हो जाएगा अच्छी बात है, लेकिन इतना टाइम आराम से निकालो इस क्लास के बाद इसको पढ़ने के लिए। डेली बेसिस पे आपको देखिए, अगर आपने तीनों ही क्लासेस ली हैं, इंटरनल सिक्योरिटी की, इंडियन इकोनॉमी की, डिजास्टर मैनेजमेंट की, तो भी अगर देखा जाए
तो मॉर्निंग की क्लास जो आपकी इंटरनल सिक्योरिटी की है वो आपको 1 घंटे 30 मिनट की है टोटल, ठीक है। उसके बाद फिर आपको इंडियन इकोनॉमी की है वो आपको 2 घंटे की है, और उसके बाद फिर से देखें तो आपको डिजास्टर मैनेजमेंट की क्लास है जो आपको 1.5 घंटे की है। टोटल आपको 5 घंटे यहाँ पे डेली पढ़ने क्लासेस के थ्रू, ठीक है। लाइव क्लासेस जरूर लीजिएगा, क्योंकि जो भी चीजें हम पढ़ाएंगे समझाएंगे वो आपको दोबारा वहां पे पढ़ने का और समझने का मौका लाइव के थ्रू नहीं मिलेगा। कोई डाउट भी होंगे वो भी आप लाइव में पूछ सकते हैं, बाकी समय पे आप पूछ नहीं पाओगे। इसके बाद मैं कहता हूं अगर डेली आपको 40-40 मिनट तीनों ही क्लासेस के लिए निकाल लीजिए तो 40 × 3 अर्थात कि आपको 2 घंटा, तो 5 घंटा यहां पे आपको क्लासेस के थ्रू पढ़ लीजिए, 2 घंटा इनका रिवीजन कर लीजिए। डेली आपको अगर आप 7 घंटे यहां पर पढ़ के चलते हैं तो ना सिर्फ 7 घंटे में आपका रिवीजन हो जाता है तीनों टॉपिक, बल्कि उससे रिलेटेड मेंस से रिलेटेड आंसर राइटिंग करना आप सीख जाएंगे, आपकी हैंड राइटिंग स्पीड बढ़ेगी, और इन क्लासेस में जो भी करंट डेवलपमेंट हुई होंगी इनसे रिलेटेड टॉपिक की वो भी आपको साथ साथ कंप्लीट हो जाएगी। इसलिए इन क्लासेस को पूरी तरीके से अच्छे से यूज करिए और सिर्फ 7 घंटे यहाँ पे अपने लिए निकालिए डेली बेसिस पे, जहां पे आपको सिर्फ स्टडी करना है, रिवीजन करना, आंसर राइटिंग करना है और कुछ नहीं करना है, और जितना आपको टारगेट दिया जा रहा है उसको करते रहिए, है ना। तो चलिए एक क्वेश्चन नोट कर लीजिए, और उसके बाद अगर आज के टॉपिक में कोई आपका डाउट रहेगा तो भी वो मैं पूछ लूंगा। तो जिसके डाउट हैं वो आप बता दीजिए कमेंट करके, मैं उसको बता देता हूं। बाकी क्वेश्चन नोट कर लीजिए जिसको आपको आंसर राइटिंग करनी है। तो आज के लिए क्वेश्चन लिखिएगा, आपदा आपदा क्या है? आपदा क्या है? आपदा के प्रभावों को कम करने हेतु किस प्रकार की क्षमता विकास पर ध्यान देना चाहिए? विकास पर ध्यान देना चाहिए, ठीक है। ये क्वेश्चन है आपको 125 वर्ड्स में यहाँ पे लिखने हैं, शब्द में लिखने हैं, शॉर्ट फॉर्म का है, ठीक है। ये यूपीपीएससी में आपको जो स्मॉल क्वेश्चन होते हैं वो 125 शब्दों का आते हैं, और यूपीपीएससी में अगर यूपीएससी की बात करें तो वहाँ पे 150 शब्दों में आते हैं। इसलिए यहाँ पर 125 शब्दों में 150 शब्दों में इस क्वेश्चन को आंसर लिखना है। जो यूपीएससी के प्रिपरेशन के थ्रू यहाँ पे जुड़े हुए हैं उनको ये आंसर 150 शब्दों में लिखना है, जिनको सिर्फ यूपीपीएससी के एग्जाम के लिए यहाँ पे लिखना है तो उनको 125 शब्दों में इस क्वेश्चन का आंसर यहाँ पे लिखना है। अब इस आंसर को आप दिखा भी सकते हो, ऐसा नहीं कि आप सिर्फ लिख रहे हो। जो भी बच्चा डेली बेसिस पे से लिख रहा है तो आप इस आंसर को शेयर कर सकते हो, जिस चैट ग्रुप में जुड़े हो वहां शेयर कर दो, नहीं तो हमारा अपना यहाँ पे यूपी के बच्चों के लिए एक अलग से यहाँ पे टेलीग्राम चैनल बनाया गया है, वहां पे मैं डेली बेसिस पे अभी मेंस के बच्चों को आंसर राइटिंग के लिए ऐसे भी देता हूं, आंसर भी वहां पे है, तो वो लोग वहां पे सबमिट करते हैं। तो इस टेलीग्राम चैनल को आप ज्वाइन कर सकते हैं, आजाद यूपी एग्जाम प्रेप एकेडमी। अगर आप लोग जुड़े हैं तो अच्छी बात है, ठीक है। तो आप यहाँ शेयर कर सकते हैं, ये हमारा अपना टेलीग्राम चैनल है। इस चैनल का एक आपको ग्रुप लिंक मिलेगा ऐसे और आंसर राइटिंग का, उसमें आपने शेयर कर दीजिए, या फिर आप इसी चैट बॉक्स में यहाँ पे शेयर कर दीजिएगा, ठीक है। तो किसी को कोई डाउट तो नहीं है? आज के अपने सेशन में सारी चीज़ें क्लियर हो गई हैं, ठीक है। कोई प्रॉब्लम, हैजार्ड, आपदा प्रबंधन और क्षमता, सुभेद्यता, जोखिमपूर्ण स्थिति, इनके जो कह सकते हैं कॉन्सेप्ट हैं, सबके सारे टॉपिक आपके क्लियर हो गए हैं। अगर किसी को कोई चीज़ समझ में नहीं आई है तो आप पूछ लीजिए, और आज की समस्या आज ही समाप्त करनी है, और आज के डाउट आज ही यहाँ पे हल कर लेने, किसी चीज़ को कल पे टालने की जरूरत नहीं है। जो काम मैंने आज आपको होमवर्क के तौर पे दिया भी है, जो क्वेश्चन दिया है, रिवीजन काम दिया है, वो भी आज ही करनी है ना। आपको शाम को निकालिए 2 घंटे का टाइम, क्योंकि सुबह से शाम तक तो क्लासेस ही चलेंगी, सुबह 9 बजे 9:30 से लेकर शाम को 4 बजे तक। उसके बाद आपको ब्रेक लेके शाम को बैठ जाओ, 2 घंटे का समय निकालो, तीनों सब्जेक्ट्स के लिए 40-40 मिनट डिवाइड करो, पढ़ के बैठ के रिवीजन करके समाप्त करो। चलो फिर, कोई डाउट्स आपके किसी के हैं नहीं, किसी ने कुछ पूछा नहीं है, तो आई होप यहाँ पे सबके क्लियर हो गए हैं। कल मिलेंगे सेम टाइम पे, और मॉर्निंग में 9:30 बजे इंटरनल सिक्योरिटी क्लास में। आज के लिए यहाँ पर डिजास्टर मैनेजमेंट में इतना ही, बाकी के टॉपिक्स को कल हम पढ़ेंगे। थैंक यू सो मच एंड गुड लक।